छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूरु विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्य कुसुम से और एक गद्य आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस गद्य के लेखक है केदारनाथ सिंह। पहले मैं लेखक के बारे में बताता हूँ। लेखक बड़े कवि भी थे। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है और इनकी विशेषता है उन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा लिखित यह संस्मरण है। ಸಂಸ್ಮರಣ का मतलब है ನೆನಪುಗಳು, ಏನು ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। इसमें सच्चाई ज़्यादा होती है, सत्यवನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। यहाँ इस संस्मरण में संस्मरण का नाम है बसना कुशीनगर में। बसना कुशीनगर में नाम से आपको पता चल रहा है कुशीनगर नाम आपने कहीं सुना है। कुशीनगर एक खुशी नहीं, खुशी का अल्पप्राण है कुशीनगर। बसना का मतलब क्या है? वास करना। बसना कुशीनगर में, इसका मतलब कुशीनगर में वास करना। कुशीनगर क्या है? किससे यह संबंध रखता है? आपको धर्मों के बारे में पता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थान, जब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, वह स्थान है कुशीनगर। यह उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है। वहाँ गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था, परिनिर्वाण भी हम उसे कह सकते हैं। उस स्थान में यह एक पवित्र स्थान है, बौद्धों के लिए पवित्र स्थान है और हिंदुओं के लिए भी वो एक पवित्र स्थान ही है। ऐसे स्थान पर लेखक का मन होता है कि वहाँ एक घर बसाए, वहाँ एक घर बनाकर वहीं रहे। रिटायर होने के बाद वे वहाँ रहना चाहते हैं। तो उनके मन की यह इच्छा क्या पूरी होगी या नहीं होगी, और उसके बीच में इस ಸಂಸ್ಮರಣ में वे क्या क्या बताना चाहते हैं ಏನೇನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। यहाँ आपको शीर्षक का मतलब समझ में आ गया है, अर्थ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ। टाइटल ಏನದು? कुशीनगर में बसना चाहते हैं। कौन बसना चाहते हैं? लेखक। लेखक का नाम क्या है? केदारनाथ सिंह। क्या हम शुरू करें? क्या मैं पाठ शुरू करूं? आप सभी तैयार है ना? यस। काफी पहले, यह एक संस्मरण है, पता चला है ना। यह उत्तम पुरुष में उन्होंने लिखा है, काफी पहले शायद 1974-75 के आसपास, 74-75 1974-75 के आसपास मैंने कुशीनगर में जमीन का एक टुकड़ा देखा था। इन्होंने कुशीनगर में एक जमीन का टुकड़ा देखा। जमीन का टुकड़ा अंदर भागा, इसका मतलब एक साइट, ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಇವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ। कहाँ देखा था? कुशीनगर में देखा था। 1934 या 74 या 75 में सोचा था उसे खरीद कर वहाँ एक छोटा सा घर बनाऊंगा। इनके मन में क्या इच्छा थी? उस जमीन को खरीद कर वहाँ एक घर बनाकर रहने की इच्छा इनके मन में थी, इसीलिए इन्होंने एक साइट देखी थी। वह संभव ना हो सका, लेकिन परिस्थितियाँ जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। यहाँ परिस्थिति बदल गई। लेखक वहाँ नहीं जा पाए। उनके मन में जो इच्छा थी वहाँ ज़मीन का टुकड़ा खरीदने का या ज़मीन खरीदने की, वह सपना पूरा नहीं हुआ या संभव ना हो सका, क्योंकि बीच में दिल्ली आ गई। क्योंकि दिल्ली में ही ये कई सालों तक रहे, इसलिए दिल्ली को छोड़कर आना इनसे संभव नहीं हो पाया। दिल्ली और कुशीनगर ये हमारे जीवन की वास्तविकता के दो छोर है। क्योंकि ये तो काम दिल्ली में करते थे। इनका ये कॉलेज में एक जवाहर JNU में वे एक प्राध्यापक के रूप में काम करते थे, तो इसलिए दिल्ली को छोड़कर आना इनसे नामुमकिन था, इसलिए वे नहीं आ पाए। दिल्ली और कुशीनगर एक तो नज़दीक के शहर नहीं है, इससे एक 800-900 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर है दिल्ली से।
इसलिए इनका जो सपना था, सपना सच में नहीं बदल पाया। जिन्हें जोड़ने वाला पुल कभी बना ही नहीं। एक बार जब दिल्ली आ गया तो फिर ना चाहते हुए भी दिल्ली का ही हो रहा। एक बार मैं दिल्ली आ गया काम ढूंढते ढूंढते, और मुझे वही काम भी मिल गया, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी दिल्ली में हुई थी और इन्हें काम भी दिल्ली में ही मिला था। तो वहाँ इनका मन नहीं था वहाँ रहने का, फिर भी वे क्या करने लगे, वहीं बसने लगे, अಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, वहीं रहने की परिस्थिति आ जाती है। तो ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, वे कहाँ नहीं जा पाए, कुशीनगर नहीं जा पाए। कुशीनगर को तो नहीं भूला, पर वह जमीन का टुकड़ा जहां रिटायर होकर बसना चाहता था धीरे धीरे स्मृति से ओझल हो गया। कुशीनगर तो बार बार मुझे याद आता था, ನೆನಪಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, लेकिन जो जमीन का टुकड़ा मैंने देखा था ना, साइड जो देखी थी ना, वह तो मैं भूल ही गया था। मेरी स्मृति से ओझल होना ಅಂದ್ರೇನು, ವ್ಯಾನಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ। पिछले दिनों उधर जाना हुआ था और जब कुशीनगर से गुजर रहा था तो देखा वह जमीन का टुकड़ा अभी भी उसी तरह खाली है। कई सालों के बाद फिर से वे कुशीनगर जाते हैं और जाते समय वे देखते हैं, उन्हें फिर से याद आता है, हाँ मैंने यहाँ एक जमीन का टुकड़ा देखा था। वो देखते हैं उस जमीन के टुकड़े को, और वह जमीन, वह साइट वहीं है और उस पर कोई आज तक बिल्डिंग या कोई मकान नहीं बना है, जैसे कि तैसी वह पड़ी है। पर वहाँ बसने की इच्छा कब की मर चुकी थी, लेकिन अब वहाँ जाकर बसने की इच्छा उनके मन में नहीं है, पहले थी, पहले ऐसी इच्छा थी, लेकिन अब उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं है, मर चुकी थी वह इच्छा, ऐसा वे कहना नहीं चाहते। शायद मैंने गलत कहा, तಪ್ಪು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸೆ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ऐसा कहना गलत होगा। सिर्फ दिल्ली की धूल की अनगिनत परतों के नीचे कहीं दब गई थी। दिल्ली की धूल में, यहाँ पर्यावरण के बारे में जो प्रदूषण है उसके बारे में भी हमारा ध्यान दिला रहे हैं। ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಗಿನತ ಧೂಲ್ ಕೆ ಪರತ್, ಆ ಲೇಯರ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಆ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ, ಉಸ್ ಜಮೀನ್ ಕೆ ಟುಕಡೆ ಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ಹಿ ನಹಿ ರಹಾ, ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮರೆಯೋ ಥರ ಆಗಿದೆ। उस दिन उस जमीन के खाली टुकड़े को देखा तो दबी हुई इच्छा जैसे फिर से जाग पड़ी। उस दिन मैंने फिर से उस जमीन के टुकड़े को, टुकड़ा ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಅಂತ, ಪೀಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತು। पर तब और अब के बीच लंबा फासला है। तब जो मन में था, अब जो मन में है विचार, उसमें एक लंबा फासला, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆ। दिल्ली में बिना जमीन का एक घर लिया है अब मैंने, बिना जमीन का घर, ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಯಾರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ। ಲಗ್ಭಗ್ ಹವಾ ಮೇ ಟಂಗಾ ಹುವಾ, ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಟಂಗನ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಥರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ। यहाँ ज्यादातर लोग हवा में टंगे हुए रहते हैं, शायद यह कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति का खास चरित्र लक्षण है। ये बड़े बड़े नगरों का यही एक लक्षण है, महानगरीय संस्कृति ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮಹಾನಗರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ। ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಬಹುದು, ಮುಂಬೈ ಇರಬಹುದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ఢిల్లీ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಚರೇ ಹಾಗಾಗಿದೆ। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 20, 25, 30 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। उनकी कोई जमीन नहीं होती, सिर्फ घर रहता है। पहली बार जब कुशीनगर गया था तो वह खासा उजाड़ था। जब मैं पहली बार गया था ना, वो जमीन का टुकड़ा देखा था ना, वो उजाड़ था, उसका मतलब पूरी तरह से वो
पुराने जैसे खंडहर जैसा दिखता था, वहाँ बहुत कम लोग थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, और वहाँ कोई सुविधा भी नहीं थी। सुविधा ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। बुद्ध की उस निर्वाण स्थली को देखने जाने वालों की संख्या बहुत थी। बुद्ध का निर्वाण वहाँ हुआ था, मैंने कहा ना ಪರಿನಿರ್ವಾಣ। ಆ ನಿರ್ವಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ज़्यादा लोग तो नहीं आते थे, लोग आने वालों की संख्या बहुत कम थी। विदेशी पर्यटक फॉरेन टूरिस्ट तो बहुत कम दिखाई पड़ते थे। फॉरेन टूरिस्ट ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ वहाँ। शायद आवागमन की सुविधा का अभाव इसका कारण रहा होगा। आवागमन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, वह शहर में जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अच्छा आवागमन नहीं था, इसीलिए शायद लोग बहुत कम जाते थे कुशीनगर, जो बुद्ध का निर्वाण स्थल था, उसे देखने। शायद अब जापान सरकार की मदद से सड़क बेहतर हो गई है। देखिए तब की और अब की स्थिति, ಆಗಿನ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। अब जापान सरकार के, जापान ಅಲ್ಲಿ बौद्ध धर्मವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ। जापान सरकार की मदद से, उनकी सहायता से अब सभी सड़कें बेहतर हो गई है। बेहतर ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಹೀಗೆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? जापान सरकार की। और बगल में ही एक हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है। ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಬಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹವಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ। हवाई अड्डा अंद्रेनो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन नडीता है, जिस पर कहते हैं बड़े हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। जिस पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े हवाई जहाज ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಬಂದಬೇಕಾರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन नडीता ಇದೆಯಂತೆ। एक सरकारी गेस्ट हाउस के अलावा अनेक नए विदेशी होटल बन चुके हैं। एक सरकारी गेस्ट हाउस तो बना, उसके बाद कई विदेशी होटल, फॉरेन होटल्स भी वहाँ खुले हैं। इसका मतलब है लोगों का आना जाना अब पहले से बहुत बढ़ गया है, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। बेहद महंगे, वो तो जो विलायत के जो होटल्स है ना, फॉरेन होटल्स, विदेशी होटल्स, वह तो बेहद महंगे है। महंगा अंद्रेनु कॉस्टली ಅಂತ, सस्ता ಅಂದ್ರೆ चीप, बेहद महंगे और आधुनिक सुविधाओं से। क्यों इतना महंगा है? क्योंकि उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं है। आधुनिक सुविधाएं, ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। इसीलिए उसमें क्या है, उसका दाम बहुत ज्यादा है। आधुनिकता इतनी महंगी क्यों होती है? यहाँ लेखक के मन में एक संशय होता है, ये आधुनिकता, जो आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन, ये इतनी महंगी क्यों है? सस्ती क्यों नहीं? तो ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಫೈ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಧುನಿಕತೆನಾ? क्यों इसे इतनी महंगी कर दी गई है? क्या इसीलिए वो भारतीय जीवन की जो सामान्य धारा है उसका हिस्सा आज तक नहीं बन पाई? भारतीय जीवन का जो हिस्सा नहीं बन पाया है, हिस्सा ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ। भारतीय जीवन, हमारा जीवन तो सरल जीवन है, हमारा विचार सरल जीवन, उच्च विचार है ना, इसीलिए हमें ये आधुनिकता उतनी अच्छी नहीं लगती और हमारे साथ वो अभी तक मिल नहीं पाई है। ऐसे में उत्तर आधुनिकता की चर्चा विडंबनापूर्ण लगती है। अब हम आधुनिकता में ही नहीं प्रवेश कर पाए हैं, तो उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं ना, उत्तर आधुनिकता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये तो एक व्यंग्य की तरह दिखता है। ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 2%, 3%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5% ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ನೀವು पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ಬಗ್ಗೆ अगर आप चर्चा करेंगे तो उत्तर आधुनिकता के बारे में आपको हंसी नहीं आएगी? जरूर आएगी, क्योंकि भारत में अब भी कई करोड़ों लोग गांवों में वास करते हैं, उन्हें अब भी आधुनिकता के बारे में कुछ भी पता नहीं है कई लोगों को। ऐसे में अगर हम आधुनिकता को भी छोड़कर उत्तर आधुनिकता के बारे में बात करेंगे तो यह तो हास्यास्पद ही लगेगा। मानो एक पूरा समाज छलांग मारकर किसी नए दौर में पहुंच गया हो। यहाँ लेखक कहते हैं एक समाज
जो ಸಾಧಾರಣ ಸಮಾಜ था ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ था ಛಲಾಂಗ್ लगाकर ಅಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಧುನಿಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ कुछ लोग क्या करते हैं फैशन का अनुसरण करते करते ऐसा कर देते हैं खाने के लिए कुछ नहीं रहता फिर भी पाउडर चाहिए लिपस्टिक चाहिए और जो घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए ऐसा करते हैं यह क्या है साधारण से तो ಉತ್ತರ ಆಧುನಿಕತಾ ಮೇ ಛಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ನಾ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ पर जिस कुशीनगर में मैं बसना चाहता था वह एक और कुशीनगर था लेकिन जिस कुशीनगर को मैंने देखा था ना लेकिन वैसा कुशीनगर यहाँ मुझे पहले जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है पहले जितना सुंदर था आकर्षक था मुझे बहुत भाता था अच्छा लगता था लेकिन वैसा वातावरण अब मुझे वहाँ देखने को कहीं भी नहीं मिला ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ उसका स्थापत्य कुछ ऐसा था ಅಲ್ಲಿ आर्किटेक्चर ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ जैसे वह पूरा परिवेश खुदाई के बाद बाहर निकाला गया हो ಶಾಲುवन तो कब का खत्म हो चुका है ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವನಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ಶಾಲ ವೃಕ್ಷಗಳು ಸಾಲ್ ಟ್ರೀದು ಮರಗಳದ್ದು ಕಾಡು ಥರ ಇತ್ತಂತೆ ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ವಹ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಖುದಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕಡ್ದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ वहाँ जो पुराना दृश्य था आज देखने को नहीं मिल रहा है पर जो वृक्ष और वनस्पतियां बची थी उनमें थोड़ा सा बनैलापन कहीं अब भी दिखाई पड़ता था फिर भी कुछ कुछ पेड़ बचे थे और उनमें आज भी हम थोड़ा सा जंगल जैसा हम महसूस कर सकते हैं पहले जैसा नहीं है पेड़ों की संख्या कम हुई है फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ यह जंगल जैसा दिख रहा है और इसी परिवेश के एक अविच्छिन्न हिस्सा थे चीना बाबा अब यहाँ असली कहानी पर आते हैं इसी परिवेश में जहाँ आपको पता चला कुशीनगर में एक जगह और उस जगह में एक व्यक्ति वास कर रहा है उस व्यक्ति को सभी बुलाते हैं चीना बाबा एक नाम है एक अविच्छिन्न हिस्सा चीना बाबा हाँ इसी नाम से उस क्षेत्र की जनता उन्हें जानती थी सभी लोग उसी नाम से पुकारते थे चीना बाबा का मतलब क्या है चीना का बाबा चीना देश का आदमी और उनके बारे में असंख्य कहानियां प्रचलित है उनसे संबंधित कई कहानियां भी प्रचलित हो चुकी है पर वे उस अर्थ में बाबा नहीं थे जिस अर्थ में हम इस शब्द को जानते हैं ನಾವು ಬಾಬಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ लेकिन वे एक सन्यासी के रूप में वहाँ नहीं थे वे एक बाबा लोग ऐसे ही बुलाने लगे बाबा कहाँ का बाबा चीना का है तो चीना बाबा बन गया वे चीनी मूल के थे और चीनी अंदर चैनाद ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ರು पिछली शताब्दी के शुरू में कभी भटकते हुए कुशीनगर आ गए थे लगभग किशोर वय में जब वे छोटे थे नोडिके बहुत यहाँ क्यूरियोसिटी इंटरेस्टिंग ಇದೆ जब वे छोटा था बच्चा था इसका मतलब एक 8-10 साल का होगा या 10-15 साल का होगा अभी किशोर वय में 10 से 20 साल के बीच में वह कभी सीधे कुशीनगर में आ गया कहाँ से आ गया चीना से आ गया है क्यों आया है दर्शक के रूप में विजिटर हुयन सांग ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬಂದಿರಬಹುದಾ ऐसा नहीं वहाँ यह क्यों आया है जैसे किसी स्थान के आकर्षण से खिंचा हुआ कोई चलाता है किसी स्थान के ಆಕರ್ಷಣ से ಆ ಜಾಗದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳು ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಕೋ ಹಾಂ ಹೌದಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ऐसा हमें भी लगता है ना तो वैसे ही आ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು यह जगह किनको खींच लिया है यह बोलिए चीन के एक व्यक्ति को और वही व्यक्ति आज यहाँ आने के बाद किस नाम से जाना जाता है चीना बाबा ಸುತ್ತಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ದ ಸೀದಾ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ वे चुपचाप आए थे और एकदम चुपचाप उस स्थान के कोने में रहकर उन्होंने लगभग 60 बरस बिता दिए होंगे वे चुपचाप आए थे किसी से कहा तक नहीं कि मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है उसे देखने जा रहा हूँ और देखने के बाद वापस लौटूंगा
तो ऐसी कोई तैयारी उसकी नहीं थी, ऐसे ही सीधे आए थे और आने के बाद वहीं रहने लगे, वहीं अंद्रेनु देर ओनली रहने लगे। और कितने साल वहां रहे? 60 ಬರಸ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ प्लानिंग ಇಲ್ಲ, सीधे आए और वहीं रहने लगे। कितने सालों तक किससे आकर्षित होकर आए थे? कुशीनगर। कुशीनगर के लिए का आकर्षण उन्हें क्यों हुआ? क्योंकि वे बौद्ध धर्मी थे, बुद्ध से उनकी भक्ति थी। कोई घर नहीं था उनके पास, यहाँ तक कि एक झोंपड़ी भी नहीं थी। उस चीना बाबा के पास कोई घर नहीं था, यहाँ आने के बाद खाली हाथ आया था। उनके पास घर कहाँ से? और जो घर को छोड़ दीजिए, एक झोंपड़ी भी नहीं थी, मने बिड़ी ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ। घर की जगह उन्होंने एक पेड़ को चुना था। अब घर नहीं है, रात को रुकने के लिए सुबह से दिन भर कहाँ रहे, तो इसलिए उन्होंने एक ಪೇಡ್ ಕೋ ಚುನಾ, ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ। ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೂರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಕೋ ಚುನಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು। मुझे कई बार लगता है कि पेड़ शायद आदमी का पहला घर है। लेखक कहते हैं मुझे लगता है कि पेड़ ही आदमी का पहला घर होगा। ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಮರನೇ ಇರ್ಬೋದು। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಂಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕಹಾ ಹಮ್ ವಾಸ करते थे? पेड़ पर। इसलिए लेखक यहाँ अंदाजा लगाते हैं कि पेड़ ही मनुष्य का पहला घर रहा होगा। ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। इसीलिए जब उसे कहीं जगह नहीं मिलती तो वह उसी घर में चला जाता है। और यह कितना अद्भुत है कि उसका दरवाज़ा हमेशा खुला मिलता है। इसलिए आदमी को रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है तो वह कहाँ जाकर बसता है? पेड़ पर ही, या पेड़ के नीचे बसता है। ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರದ ಮೇಲೇನೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು, ಹೋಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ और वहाँ इसकी विशेषता क्या है? उसका कोई दरवाजा नहीं, खटखटाने की जरूरत नहीं, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, सीधा जाकर आप उस पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर वास कर सकते हैं। हाँ, तो उस किशोर चीनी भिक्खु को भी, जिसे बाद में भारतीय मानस ने चीना बाबा का नाम दे दिया, और चीनी भिक्खु, भिक्खु का मतलब भिक्षु, भिक्षु ಅಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು। ಆ ಚೈನಾದ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗೆ भारतीयों ने नाम दिया था चीना बाबा। उसी वृक्ष घर ने पहले शरण दी। वृक्ष घर ನೋಡಿ, ವೃಕ್ಷ ಘರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮರ ಮನೆ, ಮನೆ ಯಾವ್ದು ಅವನಿಗೆ? ಮರನೇ ಇವನಿಗೆ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ತು। ಶರಣ್ ದಿ ಏಕ್ದಮ್ निशुल्क। और किराया देना था क्या? किराया अंद्रेनो रेंट ಕೊಡೋದಿತ್ತಾ? भाड़ा देने की जरूरत नहीं थी, वह निशुल्क था। वह वृक्ष भी कोई सामान्य पेड़ नहीं था। क्या साधारण पेड़ था? नहीं, एक विशाल बरगद का वृक्ष था। बरगद ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಲದ ಮರ। ಆಲದ ಮರನೇ ವಿಶಾಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ। बरगद की 1000 खूबियां होती है, उसकी कई विशेषताएं है, स्पेशल क्वालिटीज ಇದೆಯಂತೆ। ಯಾವುದು? आलद मरदो। पर एक बहुत बड़ी खूबी यह होती है कि वह पक्षियों के लिए एक उन्मुक्त सदावर्ती की तरह होता है। वह पक्षियों को हमेशा बुलाता रहता है। कई पक्षी उसके गोद में रहते हैं। एक तन निर्बाध और 24 घंटे खुला। कभी भी कोई भी पक्षी आकर उस पेड़ पर वास कर सकता है, घोंसला बना सकता है। वह किशोर चीनी भिक्खु भी एक पक्षी की तरह उड़कर उस बरगद के पास आ गया था। और बरगद ने सिर्फ उसे रहने की जगह ही नहीं दी, खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया। यहाँ बाकी पक्षियों के लिए जिस प्रकार आश्रय, शरण उस पेड़ ने दी थी, उसी प्रकार उस चीना का जो भिक्षुक था उसे भी शरण कहाँ मिली? उसी पेड़ पर मिली। किस पेड़ पर? पेड़ कौन सा पेड़ है? वह बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? आलद मर, बैनियन ट्री। अल्ले आश्रय सिक्तु। और सिर्फ आश्रय ही नहीं, खाने के लिए भी उसे वहीं कुछ मिल जाता था। खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया। खाने के लिए ऊपर पकु है, बरगद की छोटी छोटी फुली, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತರ ಬೀಳುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। और नीचे पुरातन नदी का पवित्र जल, और नीचे एक नदी बहती थी, जल मिलता था, खाने के लिए पकुहे मिलते थे, और उसका जीवन ऐसे ही चलता रहा। कितने सालों तक? 60 सालों तक, 60 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ। देखिए उसका कोई घर नहीं था, कोई संबंधी नहीं थे,
कोई उससे जानने पहचान कोई नहीं थे, फिर भी वह 60 साल तक वहीं उसी पेड़ पर रहा। पर उस विशाल वटवृक्ष की एक और खूबी थी, वह एक स्तूप के ऊपर खड़ा था। जिस पेड़ पर वह चीना बाबा वास कर रहा था उसकी एक विशेषता थी, वह पेड़ कहाँ बना था? एक ಸ್ತೂಪ के ऊपर बना था। ಸ್ತೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪಗಳು, ಆ ಬುದ್ಧನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ತೂಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಮರ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ। स्तूप पर खड़ा था और उसके दबाव से स्तूप का एक और थोड़ा झुक गया था। इसका जो दबाव था, ಇದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಆ ಸ್ತೂಪ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಆ ಸ್ತೂಪ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸ್ತೂಪ್ ಕभी भी गिर सकता था। बौद्ध इतिहास स्तूपों से भरा है। बौद्धों के कई स्तूप हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक स्तूप आज भी है, सांची स्तूप। सांची स्तूप आप देख सकते हैं। और धार्मिक स्तूप भी है भारत में ही, आप उसे भी देख सकते हैं। इंटरनेट में ढूंढिए, आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। पर निर्वाण स्थली के पास का यह स्तूप ना सिर्फ सबसे छोटा है बल्कि सबसे अनगढ़ भी। यहाँ जो निर्वाण स्थल में, इसका मतलब कुशीनगर में जो स्तूप था यह उतना बड़ा नहीं था और यह बहुत पुराना स्तूप था और छोटा भी था। उसकी अनगढ़ता को वटवृक्ष ने थोड़ा ढक लिया था और वहां इस तरह खड़ा था जैसे स्तूप के साथ ही उसकी रचना की गई हो। वहां ऐसा लगता था कि जैसे स्तूप के साथ ही पेड़ का निर्माण हो रहा हो। और उसी वटवृक्ष पर चीनी भिक्खु ने एक छोटी सी मचान बना ली थी और अपने दीर्घ जीवन के पूरे 60 साल उसी पर बिताए थे। जो चीनी भिक्षु था ना, चीना बाबा, वह उसी पर एक ಮಚಾನ್ ಬನಾ ಲಿ। ಮಚಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ತರ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ, उसे हम बोलते हैं मचान। और 60 साल उसी पर बिताए थे। आदर मचान बनाकर उसी पर 60 साल उसने बिताए थे। और बातें छोड़ भी दे तो वह अपने आप में एक रोमांचकारी घटना की तरह लगता है। यह तो इतनी रोमांचकारी घटना है कि इसे हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये पेड़ पर 60 साल तक जीवन बिताना यह तो एक साधारण घटना नहीं हो सकती। 60 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮನೆ ಅದು? ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಮಚಾನ್, उसमें वास करना इतनी साधारण बात नहीं है। अगर मैं भूलता नहीं तो 1960 में अपनी याद संस्मरण ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 1960 ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कुशीनगर आए थे। नेहरू एक बार कुशीनगर आए 1960 में, 1960 तब वे भारत के प्रधानमंत्री थे। किसी कार्यक्रम के सिलसिले में कोई कार्यक्रम था। जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ क्या करते हैं, और भी जो देखने लायक स्थान होते हैं उन सबको दिखाते हैं। ऐसे ही वहाँ के आयोजकों ने इन प्रधानमंत्री नेहरू को इस स्तूप के पास स्तूप दिखाया और कहते हैं कि उस समय उन्हें वह स्तूप भी दिखाया गया था जो असल में चीनी भिक्खु का घर था। वह स्तूप के ऊपर कौन वास करता था? एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चीनी भिक्खु यानी चीना बाबा वास करता था। नेहरू तो बौद्ध संस्कृति के प्रेमी थे, उन्हें बौद्ध संस्कृति बहुत अच्छी लगती थी, उसके प्रेमी थे। उन्हें स्तूप पर बरगद का होना अटपटा लगा। यह स्तूप है, इतना सुंदर स्तूप है, इस पर बरगद का पेड़ बना है, तो एक ना एक दिन यह स्तूप क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, बिधोग बिड़ते हैं हेदरिके ಆಗ್ಬಿಡ್ತು। बल्कि स्तूप के लिए क्षतिकारक भी लगा, सो उन्होंने आदेश दिया कि बरगद को काट गिराया जाए। ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಡೇಂಜರ್, ಇದು ಸ್ತೂಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, उस ಸ್ತೂಪವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ उस बरगद के पेड़ को काटने का आदेश दे दिया। आ मरवन्नु कತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ आर्डर ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। किसने यह आदेश दिया? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने। कब वे आए थे? 1960 ईस्वी में। कहते हैं कि इसकी सूचना जब वृद्ध भिक्खु को दी गई तो उसने प्रतिरोध किया। जब उसको यह खबर मिली कि इस पेड़ को काटा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री का आदेश हुआ है, तो वह उसका प्रतिरोध करने लगा। प्रतिरोध अंड्रेनो विरोध ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ। यह तो मेरा घर है, मैं तो 60 सालों से यहाँ रह रहा हूँ,
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿದ್ರೇನೆ ಆ ಜಮೀನಿನ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವನದೇ ಮರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ. लेकिन यहाँ क्या होता है देखेंगे, उसने उसका प्रतिरोध किया कि यह मेरा घर जैसा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता. पर आदेश ऐसा था कि उसे टाला नहीं जा सकता था. यह आदेश किसी एक छोटे व्यक्ति का नहीं था, छोटे अधिकारी का नहीं था. आदेश तो किसका था? भारत के प्रधानमंत्री का आदेश था. उस आदेश को टाला जा सकता है? टालना ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए एक सुबह मजदूर बुला लिए गए और बरगद को काट गिराने का निश्चय कर लिया गया. तो एक दिन सभी मजदूर ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು. और आकर उस पेड़ को काटने का निर्णय ले लिया. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮರನ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ. अब बरगद पर चीनी भिक्कू था और नीचे सरकारी अहलकार बरगद पर, उस पेड़ पर चीनी भिक्कू अपने मचान पर बैठा है और प्रतिरोध कर रहा है. नीचे सरकारी अहलकार का मतलब है सरकारी कर्मचारी, जो मजदूर जो है ना, वे सभी खड़े हैं. क्यों आए हैं वे सभी? आदेश पालन करने. क्या है आदेश? उस पेड़ को काटने का आदेश हुआ है ना. अब बरगद पर चीनी भिक्कू था और नीचे हलकार. भिक्कू का तर्क था कि यह मेरा घर है, इसे काटा नहीं जा सकता. उसका वह यही तर्क दे रहा, तो मेरा घर है, मैं आजकल से नहीं 60 सालों से यहीं रह रहा हूं, तो यह मेरा घर है ना, आप कैसे काट देंगे इस पेड़ को? और बाकी जो लोग थे वे भी उसकी प्रतिक्रिया, यह लोगों की प्रतिक्रिया थी कि भिक्खू के तर्क में दम है. हाँ, भिक्षु जो बोल रहा है ना, चीना बाबा, उसमें दम है, वो जो बोल ठीक है. अगर आप लोग इस पेड़ को काट देंगे तो वह कहाँ रहेगा? रहने का स्थान ही नहीं रहेगा ना, तो यह गलत है, वे भी कहने लगे. तो पर वही हुआ जो होना था. लेकिन आदेश तो यहाँ प्रधानमंत्री का था, वही हुआ. भिक्खू को जैसे तैसे नीचे उतरने के लिए राजी किया गया. उसके साथ कुछ बातें करके उससे राजी हो गई. उसे इस तर्क ने लाचार और निहत्था कर दिया कि यदि बरगद को नहीं काटा गया तो स्तूप टूट कर गिर जाएगा. वह लाचार असहाय का बिटेगा. इनके उन्होंने ऐसा बताया कि अगर हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे तो जो स्तूप है, भगवान बुद्ध का जो प्रतीक है, यह स्तूप ही गिर जाएगा. इसलिए इस स्तूप की रक्षा करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इस पेड़ को काटने जा रहे हैं. ಈ ತರ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ತೂಪ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು ಈ ಸ್ತೂಪ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ತೂಪ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಹ ನಿಹತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳು ಇಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ಸಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲ. ವಹ ನೀಚೆ ಉತ್ತರಾಯ और काटा गया तो स्तूप टूट कर गिर जा. बरगद को काट गिराया गया, उस पेड़ को काट कर गिराया गया. पर जो टूट कर नीचे गिरा वह पेड़ नहीं, वह घर गिरा. किसका घर बन गया था? वह पेड़ गिरा. इसका मतलब उस भिक्खू का घर नीचे गिर पड़ा. असल में वृद्ध चीनी भिक्खू था और नीचे वह गिर पड़ा. इसका मतलब उसका जो आश्रय था वह मिट गया. वह मचान से उतर कर नीचे तो आ गया, पर इस तरह जैसे उनकी आंखों के आगे पूरे 60 साल बहरा कर गिर पड़े हो. वह नीचे आकर देख रहा है, उसके सामने ही वह मचान, वह पेड़ गिर रहा है, तो जैसे 60 साल जैसे बहरा कर कुछ आवाज करती हुई उसके सामने ही वह गिर रहा है. ಅಂದರೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? वैसी स्थिति किसके सामने थी? किसकी आंखों में हम देख सकते हैं? उस बौद्ध भिक्षु की आंखों में. इतना दुख, इतनी वेदना उसकी आंखों में हम देख सकते थे. ये मैं इस घटनाक्रम के बीच उस भिक्षु से मिला था. ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ उस भिक्षु चीना बाबा से मिलने लेखक और एक बार गए थे. उसे सिर्फ देखा था, मिला नहीं था. मिलना ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತಾಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. देखा था. किसको देखा था? उस चीना बाबा को. उसके लिए स्तूप के निकट ही एक छोटा सा कमरा बनवा दिया गया था. अब उसे रहने की जगह नहीं थी, इसीलिए वह स्तूप के निकट अंदर पास एक छोटा सा कमरा बनाकर उसे दे दिया था. वह उसी कमरे में रहने लगा था जिसमें वह बंद था. देखिए, बंद रहने लगा. इसका जैसे कैदी की तरह रहने, वह कहीं नहीं जाता. पहले पेड़ पर रहता था, अब कमरे में बंद पड़ने लगा. उसने कई दिनों से खाना पीना बंद कर रखा था. कई दिन हो चुके थे, वह खाना पीना भी छोड़ चुका था.
आसपास के लोग खाना लेकर आते थे और खिड़की से आवाज देते, आसपास के लोग उन पर कुछ दया दिखाते हुए करुणा करके वे क्या करते, खाना लेकर आते और उस चीना बाबा को देते थे और खिड़की से आवाज देते थे क्योंकि दरवाजा बंद था अंदर से। किसने बंद करके रखा था? चीना बाबा ने। चीना बाबा खाना खा लो, चीना बाबा खाना खा लो। खिड़की पर आकर वह खाना रखकर इस प्रकार आवाज देकर वे सभी चले जाते। शायद वे सोचते चीना बाबा अंदर ही खाना खा रहा होगा, पर वह उस आवाज से जैसे हजारों मील दूर कहीं पड़ा था। लेकिन इन लोगों की आवाज उसकी तक उस भिक्खु तक नहीं पहुंच पा रही थी, मानो चीन देश की किसी छोटी सी पुरानी कोठरी में। ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಅವನವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಹ ಉಸ್ಕಾ ನಿರ್ವಾಣ ಥಾ. ಕ್ಯೂ वह आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी? क्योंकि वह मर चुका था, उसका निर्वाण हो चुका था। उसने अपना देह त्यागा था लगभग उसी भूखंड पर जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ था। जहाँ बुद्ध ने अपना देह त्यागा था उसी जगह पर यहाँ बौद्ध भिक्षु चीना बाबा ने अपना शरीर त्यागा था। अब यह घटना ये ಕಿಂವದಂತಿ ಬನ್ ಚುಕಿ ಹೇ. ಇದೊಂದು ಈಗ ಕಥೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟುಕತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. पर जब भी उस प्रसंग को याद करता हूँ तो मेरा अपना कुशीनगर में बसने का विचार और वहाँ ना बस पाने की कसक दोनों ढोंग की तरह लगते हैं। जब मैं ये इस बात सोचता हूँ, यह इस घटना को याद करता हूँ, तो मेरे मन में था ना कुशीनगर में बसने का जो विचार था, जो पीड़ा थी, मैं नहीं रह पाया क्योंकि दिल्ली में मैंने एक मकान खरीद लिया था, ये सारे विचार मेरे मन में थे ना, यह सब क्या लगता है मेरे लिए? ढोंग जैसा, सिर्फ दिखावा है। मुझ में उतना आकर्षण नहीं था। मेरे मन में था यहाँ आकर रहने का, लेकिन जितना प्रेम उस भिक्षु गौतम बुद्ध से या उस जगह से करता था उतना प्रेम तो मेरे मन में शायद नहीं था। मैंने सिर्फ ढोंग किया था। ढोंग सिर्फ नाटक था, मेरा दिखावा था. ನಾನು ಬರೀ ತೋರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾರ್ದಿತ್ತು? किसका आकर्षण रहा? उस चीना बाबा का, जो जब वो छोटा था तभी आया था, 60 साल तक उसी जगह पर वह बसा था. तो हम उसके बारे में, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ. उसके सामने मेरा कुछ भी नहीं है. इस प्रकार इस कहानी में पूरी तरह से वे बताते हैं कि कुशीनगर की स्थिति और मन में बसने का विचार आना, और या मन में जो भी विचार हम करते हैं ना, उसमें सच्चाई कितनी होती है उसके बारे में हमें पुनर्ईक्षा करके, इसका मतलब है ಪುನರ್ಮನನ करना पड़ता है. क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या सच है? ಅಯ್ಯೋ ನನಗಂತೂ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, उसका जो हम अनुष्ठान करेंगे तभी उसका फल हम देख सकते हैं, उसी में हम सच्चाई देख सकते हैं. इस प्रकार इस संस्मरण बसना कुशीनगर में हमने कई बातें सीखी है. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.